फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए मेरी कहानी माय लवली ब्रदर की नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग की क्राउन सेरेमनी हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ यांग यांग को भी इस बारे में पता चल चुका था। यांग यांग जो कि अपने बिस्तर पर आराम से मेडिटेशन कर रही थी, उसकी आइज़ ओपन होती हैं और उसकी आंखों का रंग नीला हो चुका था। वहीं उसके पीछे एक ब्लैक शैडो आ जाती है जो कि उसकी एनर्जी से बनी थी। वहीं गुरु माँ को इस बारे में जब पता चलता है तो उस एनर्जी को यांग यांग की बॉडी में वापस डालने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उनका बस इस पर नहीं चल रहा था। वहीं उस कमरे में उस लड़की की एंट्री होती है जो कि अब 9 साल की हो चुकी थी। वो यांग यांग को ऐसे देखती है तो ना ही उसके चेहरे पर डर था ना ही घबराहट। वो कुछ पलों तक तो यांग यांग और उस एनर्जी को देखती है, नहीं वो एनर्जी भी उसकी तरफ रोर करती है, जिससे उस लड़की को जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो और वो आगे जाने लगती है। वहीं गुरु माँ उस लड़की को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है। जो सुनकर वो लड़की बस एक नज़र गुरु माँ को देखकर वापस से यांग यांग को देखकर उसके पास जाने लगती है। गुरु माँ उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो गुरु माँ से जैसे कि उनसे दूर भाग रही हो और फिर सीधा उस बैरियर में चली जाती है। वहीं माँ जब गुरु माँ उसे बैरियर में जाते हुए देखती है तो वो चौंक जाते हैं। वहीं वो अपने मन में कहती है, मुझे आज तक नहीं पता चला आखिर इस लड़की की ताकत क्या है और ये कहाँ से एनर्जी लेती है। वहीं वो लड़की जो कि बैरियर के अंदर गई थी, वो यांग यांग के दोनों शोल्डर्स को पकड़कर उसे ज़ोर से हिलाकर कहती है, यांग यांग। लेकिन यांग यांग कोई जवाब नहीं देती, जो देखकर वो उसे बुरी तरीके से झंझोड़ते हुए कहती है, यांग यांग अपनी आंखें खोलो, तुम उसे खुद को कंट्रोल नहीं करने दे सकती। यांग यांग, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ ओपन योर आइज़ यांग यांग। लेकिन यांग यांग जिसे कोई जवाब नहीं दे रही हो, जो देखकर उस लड़की को अब उस एनर्जी पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे घूरने लगती है। वहीं वो एनर्जी भी उस लड़की को घूर रही थी, वो भी गुस्से से। वहीं वो लड़की यांग यांग के कान के पास जाकर कहती है, यांग यांग, उस एनर्जी को खुद पर काबू मत करने दो। अगर तुमने उसे जल्द से जल्द अपने कंट्रोल में नहीं किया और अपनी आंखें नहीं खोली, यांग यांग, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगी। जो सुनकर वो एनर्जी बस उस लड़के को गुस्से से घूर रही थी, तभी वो लड़की यांग यांग के कान पर बाइट करती है और फिर यांग यांग की तरफ देखती है। वहीं यांग यांग उस लड़की की इस हरकत से उसे घूर कर देखती है। वहीं वो लड़की फिर यांग यांग के गालों पर किस करके कहती है, अगर तुम अभी होश में नहीं आई तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिप पर किस करूँगी। जो सुनकर यांग यांग और उस एनर्जी दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है और वो एनर्जी जैसे कि उस लड़की से इसकी इस बात से इतना डर गई हो कि वो जल्दी से यांग यांग की बॉडी में जाने लगती है। जो देखकर उस लड़की के चेहरे पर एक एविल स्माइल आती है। वहीं वो एनर्जी जैसे कुछ ही पलों में यांग यांग की बॉडी के अंदर चली जाती है। वहीं यांग यांग वहीं बेहोश हो जाती है। जो देखकर उस लड़की को यांग यांग के लिए बुरा लगता है और वो यांग यांग को अपनी गोद में उठाकर वापस बिस्तर पर लेटा देती है। गुरु माँ यांग यांग को चेक करती है और फिर वो उस लड़के से कहती है, अभी इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, बस वो एनर्जी इसे हार्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद यांग यांग भी उसे कंट्रोल करने में लगी हुई थी। तभी वो लड़की पूछती है, गुरु माँ, इसे कितना समय लगेगा? जो सुनकर गुरु माँ उसे देखकर कहती है, पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यांग यांग को ज़्यादा समय लगना चाहिए इस एनर्जी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करने से। वैसे भी वो इतने टाइम से बस यही कर रही है, पर कभी भी वो इसके काबू से बाहर नहीं गई। लगता है कुछ ऐसा हुआ है जिससे यांग यांग अंदर तक हिल गई है। जो सुनकर वो लड़की बस कुछ नहीं कहती और यांग यांग को देखकर अपने मन में कहती है, कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। लेकिन फिर वो अपने दिमाग को शांत कर
वापस गुरुमा की तरफ देखती है, जो उसे अब सवालिया नज़रों से देख रही थी। जो देखकर वो लड़की गुरुमा से अपनी नज़रें चुराने लगती है तो गुरुमा उसे डायरेक्ट पूछती है, आखिर तुम हो कौन? जो सुनकर वो लड़की गुरुमा की तरफ अपनी आइज़ में अपनी उन आँखों से देखने लगती है। वहीं उस लड़की की आंखें अचानक से चेंज हो जाती है और उसका पूरा अपीयरेंस धीरे धीरे बदलने लगता है। जब वो लड़की अपने रियल अपीयरेंस में आती है, उसे देखकर गुरुमा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उस लड़की को देखकर कहती है, तुम वो हो? सुनकर वो लड़की स्माइल करती है तो गुरुमा फिर अपने आप को संभाल कर कहती है, अब मुझे समझ में आया आखिर क्यों तो एनर्जी तुम्हारी बात मानकर यांग यांग की बॉडी के अंदर चली गई। जो सुनकर वो लड़की यांग यांग को देखते हुए कहती है, उस एनर्जी को मैं इसे हार्म नहीं पहुंचाने दूंगी। जो सुनकर गुरुमा उसे घूरते हुए कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की तुम यांग यांग को किस करोगी? जो सुनकर वो लड़की अपने सर पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहती है, मैं तो बस डरा रही थी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वहीं उसकी बात सुनकर गुरुमा उसे घूरने लगती है। वहीं वो लड़की एक इनोसेंट स्माइल देती है, लेकिन उसकी आंखों में इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं था। वहीं गुरुमा फिर उसे समझाते हुए कहती है, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए शायद कोई बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर यांग यांग को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करेगी। जो सुनकर वो लड़की थोड़ा सीरियस होकर कहती है, मुझे पता है शायद वो मुझसे गुस्सा हो। जो सुनकर गुरुमा कहती है, तो तुम्हें उसे पहले बता देना चाहिए। जो सुनकर वो लड़की अपना सर नीचे करके कहती है, मैं अभी उसे नहीं बता सकती क्योंकि अभी मैं खुद बंधी हुई हूँ। अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो शायद वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। जो सुनकर गुरुमा अपने सर को हिलाकर कहती है, तुम दोनों बच्चों की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है। जो सुनकर वो लड़की स्माइल कर कर कहती है, लेकिन हम साथ में काफ़ी खुश हैं। जो सुनकर गुरुमा अपने सर को हिलाकर कहती है, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। जो सुनकर वो लड़की भी स्माइल कर कर कहती है, हाँ शायद। यांग यांग अभी सो रही थी, फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यांग यांग को आराम करने देते हैं। यांग यांग जो अभी भी सो रही थी वो अपना ड्रीम देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ महाराज जो अपने कमरे में बैठे हुए थे, पूरी सेरेमनी हो चुकी थी। महाराज एक गहरी सोच में थे और उन्हें महारानी और विंग की बात याद आती है कि कैसे वो दोनों बार बार यांग यांग के बारे में पूछ रहे थे। महाराज एक गहरी सांस लेकर खुद से कहते हैं, मैं उसे वापस नहीं ला सकता। अगर मैं उसे लेके आया तो शायद ये ताजपोशी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि यांग यांग वो कर सकती है जो विंग नहीं कर सकता। वहीं विंग अगर उसे सारी सच्चाई पता चली तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहीं महाराज अपने आप को कोसते हुए कहते हैं, शायद मुझे उस दिन वो नहीं करना चाहिए था जिसकी सज़ा आज मेरे पूरे परिवार को मिल रही है। वहीं मेरी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर है। फिर वो एक पेंडेंट को निकालकर अपने मन में कहते हैं, यांग यांग मुझे पता है कि तुम बहुत सफ़र कर रही हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो और तुम उसके लिए ये सब कुछ कर रही हो। तुम सब कुछ जानकर भी अनजान बनती हो, जो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यांग यांग तुम किसी को कुछ नहीं होने दोगी। वहीं फिर महाराज अपनी आंखें बंद करते हैं और उनकी आंखों से कुछ आंसू टपक जाते हैं, जैसे कि वो किसी गहरे राज को अपने अंदर छुपा कर बैठे हों। ऐसे ही समय अपनी गति से चलने लगता है। विंग धीरे धीरे अपने राजकाज में व्यस्त हो गया था। वहीं महाराज भी उसके साथ थे। देखते ही देखते 1 साल और बीत जाता है। अभी विंग और वांग जी दोनों दरबार में बैठे हुए थे और उनके सामने एक पर्सन था जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। उसे देखकर विंग उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की। जो सुनकर वो पर्सन अपनी ब्रोकन वॉइस में रोते हुए कहता है, महाराज भी हमारा उद्धार कीजिए, हमारे गांव को
हमारी पूरी जगह को वैन लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ना हम खेती कर सकते हैं, ना कुछ और व्यवसाय कर सकते हैं। हमारा व्यापार सब कुछ वैन राज्य ने ले लिया है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। वहीं वो लोग हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं। हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या करते हैं। और हमारे जो गांव है उस पर कुछ इविल स्पिरिट्स ने भी हमला कर दिया है। जो सुनकर विंग की वो इकट्ठी हो जाती है और वो उन्हें देखकर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर वो आदमी रोते हुए कहता है, महाराज हमने पता किया तो हमें पता चला कि वैन जो देश है वहाँ के लोग ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए वो हमारे लोगों को पकड़ कर ले कर जाते हैं और उन पर इसका यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी एक सेना बना सके। जो सुनकर विंग कहता है, तुम कहना चाहते हो कि वैन सेना बना रहे हैं? जो सुनकर वो आदमी अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। वहीं उस आदमी की ये बातें सुनकर विंग उसे कुछ और पूछने ही वाला था, लेकिन तभी वो आदमी बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे उस आदमी की बॉडी काली पड़ जाती है और फिर वो राख में बदल कर वहीं गायब हो जाता है। जो देखकर विंग को कुछ समझ में नहीं आता और वो वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी भी इस चीज़ से हैरान था। जब वो बाकी सबको देखता है तो सबकी आंखें उसी की तरह फटी की फटी रह गई थी। वहीं विंग ये सब देखकर अपने एक सिपाही को, जो कि उनका एक जासूस भी था, उसे वैन राज्य पर जासूसी करने के लिए भेज देते हैं। वहीं वो जासूस 6 महीने बाद वापस आता है। विंग जब उससे पूछता है तो वो उसे सब कुछ बताता है और जो चीज़ विंग सुनता है उसे यकीन नहीं होता। वहीं वो जासूस विंग को बताता है कि वैन राज्य सच में एक सेना बना रहा है, लेकिन वो सेना जिंदा की नहीं, मुर्दा लोगों की है। उसमें सिर्फ मरे हुए लोग शामिल हैं। वहीं वैन राज्य ये सब कहकर अपनी ताकत बढ़ाकर बाकी जो भी ताकतवर देश है उन पर हमला कर रहा है। वैन राज्य ने 2 देशों को अपने अंदर कर लिया है, जिसमें शू, शैन और शाओ ये तीनों के तीनों हैं। जो सुनकर विंग गुस्से से कहता है, वैन अपनी ताकत बढ़ाकर अब किस पर हमला करेंगे? जो सुनकर वो जो सैनिक था वो अपनी गर्दन झुकाकर कहता है, महाराज मुझे पता चला है कि इस बार वैन का निशाना वी है। जो सुनकर विंग गुस्से से कहता है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे राज्य, हमारे देश पर, हमारे लोगों पर गलत नज़र डालने की? मैं वैन के किसी भी इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर वो सिपाही अपनी गर्दन झुकाकर कहता है, महाराज वो बहुत ज़्यादा क्रूर है। विंग को सबसे ज़्यादा गुस्सा उनकी क्रूरता पर आ रहा था, क्योंकि वो बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को सबको टारगेट कर रहे थे। जो चीज़ विंग के नियमों के, उसके जो उसूल हैं उनके खिलाफ थी और विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई बच्चों को या किसी बूढ़े को टारगेट करे। वहीं जब ये बात महाराज सुनते हैं तो उन्हें भी विंग की तरह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लोग अपनी सेना को तैयार करने के लिए भेज देते हैं। वहीं वैनिंग, जो कि 1 साल पहले ही यहाँ से जा चुका था, क्योंकि उसे वापस यांग यांग ने गुरुकुल में बुला लिया था। विंग के राजा बनते ही यांग यांग समझ गई थी कि अब विंग को वैनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने वैनिंग को वापस अपने पास बुला लिया था। वहीं दूसरी तरफ का माहौल बिल्कुल अलग था। वहीं वैन राज्य ने वी राज्य के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली थी। तो चलिए हम अपनी कहानी को आज यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।